हाँ, हेलो बच्चों। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में अपना बायोमोलिक्यूलर जो कवर किया था, ये था हमारा ये वाला टॉपिक। इसमें हमने ग्लूकोज की रिएक्शंस पढ़ी थी अलग अलग रिएजेंट से। जैसे हमने ग्लूकोज की HCN से रिएक्शन पढ़ी, HI से पढ़ी, ब्रोमीन वाटर से पढ़ी, एसिड एनहाइड्राइड से, अमीनो हाइड्रोक्साइड से एंड नाइट्रिक एसिड से। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो HI वाली, नाइट्रिक एसिड वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ब्रोमीन वाटर वाली। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो पेपर में मैंने देखा है कई बार आती हैं। तो आज हम आगे चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। देखो, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के बारे में और फ्रक्टोज के बारे में। ग्लूकोज की तो हमने स्ट्रक्चर्स देखी थी। अब आप देखिए अगर आपको याद हो तो हमारा फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, C6H12O6। फ्रक्टोज का भी सेम फॉर्मूला है, ठीक है, और ग्लूकोज का भी सेम फॉर्मूला है। बट जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वहां पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, CH2OH इस तरह से CH2OH, डबल बॉन्ड O1 2 3। तो अब यहाँ पे देखो, HOH, अपना OH, HOH, थर्ड कार्बन वैसा ही है जैसा ग्लूकोज का था। यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है वो बन गया कीटोन, ठीक है। अगर ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 4 5, और ये है हमारा कार्बन 6। अगर अब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को, तो इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH 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 OH, और एक कीटोन ग्रुप है। ग्लूकोज में क्या था, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, कुछ इससे मैचिंग ही स्ट्रक्चर थी हमारी ग्लूकोज की। बट उसमें क्या था हमारा, जैसे ये रहा ना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड था यहाँ पे। जैसे हमारा है यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मैं फ्रक्टोज में आपको क्या बता रहा हूँ, फ्रक्टोज भी पॉलीहाइड्रोक्सी है और ये कीटोन है। और कीटोन कभी कॉर्नर कार्बन पे तो होता नहीं, सेकंड कार्बन पे होगा। तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आ जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जरा समझना। देखना, साइक्लिक स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमारा ग्लूकोज में होता था। बस वहाँ पे कार्बन 1 से रिलेशन था, यहाँ पे हमारा कार्बन 2 से है अपना। अब देखो, जो हमारा फिफ्थ कार्बन का ये जो H है, ये H इस O के साथ बॉन्ड बना लेगा, OH बन जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, वो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो अगर मैं इसे स्ट्रक्चर को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो ये वाला H यहाँ से जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ से आपका बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। तो देखिए, कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा फ्रक्टोज। ये बनेगा हमारा अ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, CH2OH, और इसको मैं ऐसे ले आता हूँ, CH2OH। ये सिक्स्थ कार्बन है, ये डबल बॉन्ड की जगह OH हो गया, और जो ये वाला बॉन्ड खाली हो गया, इसके साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ जाता है। मैं इस OH को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला OH। ये जो डबल बॉन्ड O है ना, तो इसको मैंने इस साइड दिखा दिया, ये कार्बन फ्री कर दिया ताकि मैं बॉन्डिंग दिखा पाऊँ। और ये वाला O इसके साथ जुड़ जाता है। बाकी जो है जैसा वैसा ही रहेगा। तो HOH, ये हो गया H, और ये आ गया हमारा OH, इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पे कार्बन काउंट करो, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये वाला कार्बन हो गया हमारा 5, है ना, और ये हो गया हमारा 6। अब मैं इसको अगर साइक्लिक फॉर्म में रिजॉल्व करूं तो कैसे होगा, देखो इसी चीज को। तो यहाँ पे हमारे 6 कॉर्नर नहीं बनेंगे, हम ऑक्सीजन को लेके 5 कॉर्नर जैसे बनाएंगे, ठीक है, जैसे फ्यूरॉन होता है। तो ये फ्यूरॉन से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 1, और ये 2, 3, 4, और ये हो गया हमारा 5। अब मैं इसको साइक्लिक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन हो गया हमारा, ठीक है जी। इस ऑक्सीजन के साथ अब आप इसको यहाँ पे जो है, इसको आप इस तरीके से शो कीजिए, इस तरह से लाइनें लगा दीजिए, ठीक है। जो हमारा ये वाला है, तो ये हो गया हमारा, ऐसे कर दीजिए, CH2OH, और ये रहा H।
अब ये वाला हमारा हो जाएगा HOH, ये भी हो जाएगा हमारा OH H, और ये यहाँ पे आपका ये वाली चीज़ हो जाएगी CH2OH। ये इस तरह से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं CH2OH, और ये वाला OH मैंने ऐसे नीचे दिखा दिया। तो ये हो गया इसका साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन कि हम इसको साइक्लिक फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। अच्छा, ये पेपर में आता नहीं है कि भाई आप फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए या कुछ इस तरह से। ये मैंने आपको एक तरह से बना के दिखा दिया जिससे आप ये समझ पाएं कि हमें अगर जरूरत पड़ जाए फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए तो हम किस तरह से दिखाएंगे। वैसे पेपर में ये आज तक आया नहीं है कि आप फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए या ग्लूकोज की बनाइए, बट कई बार कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं जहाँ पे हमें इसको ड्रॉ करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको मेनली बताया है, मैंने आपको बताया फ्रक्टोज को ड्रॉ कैसे करते हैं। फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। फ्रक्टोज का अगर हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाए, यहाँ पे आपको मोटा मोटा बताया है। जैसे ये H है, ये H अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये OH बन जाएगा। तो ये वाला OH मैंने इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि ये बॉन्ड फ्री हो जाए और मैं ऑक्सीजन को इससे जोड़ सकूं। उसके बाद मैंने इसकी रिंग बना दी। रिंग बनाते हुए क्या हुआ, 1 2 3 4 और 5 ऑक्सीजन लेके ये 5, बाकी तो ये ब्रांच बन गई चेन में, ब्रांचिंग तरह की तरह से ये हमने शो कर दिया। तो ये मैंने बना दी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो आपने इसको नॉर्मली ध्यान में रखना है कि जब हम ग्लूकोज बनाएंगे तो उसमें 6 कॉर्नर बनेंगे ऑक्सीजन को लेके, और जब हम फ्रक्टोज बनाएंगे तो हमारे 5 कॉर्नर बनते हैं ऑक्सीजन को लेके, और ये फ्यूरॉन से कंपेयर होती है। और जो ग्लूकोज थी वो पायरॉन से कंपेयर हो रही थी, पायरॉन से। तो खैर इतनी हमें जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आप याद रखिए कि फ्रक्टोज रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, साइक्लिक फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतनी सी बहुत मोटी मोटी सी बात। अब हम चलते हैं आगे। जब हम आगे चलते हैं तो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक आता है। इस टॉपिक का नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है जैसे ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जुड़ जाए, फिर आगे ग्लूकोज से जुड़ जाए, फिर आगे ग्लूकोज से जुड़ के एक चेन बनाए। तो जब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जुड़ता है तो जुड़ने के टाइम पे वो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है। एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से ऑक्सीजन, या एक ग्लूकोज फ्रक्टोज से ऑक्सीजन बॉन्डिंग बनाएगा। कैसे बनाता है इसको जरा हम देखते हैं, और इस ऑक्सीजन बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कि जब कोई भी मोनोसेक्राइड, या दोनों ग्लूकोज हो या ग्लूकोज फ्रक्टोज हो या कोई भी मोनोसेक्राइड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन बॉन्ड बना के जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ जाए, ग्लूकोज फ्रक्टोज जुड़ जाए, जैसे ग्लैक्टोज में आपका लैक्टोज में ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज होता है, तो यहाँ पे ग्लैक्टोज और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है, तो ग्लैक्टोज कह दे रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को हम नाम दे देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस प्रॉपर ऑक्सीजन बॉन्डिंग इज नोन बाय द नेम ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलिए। अब मैं ये आपको समझा रहा हूँ ये बना कैसे, देखो। अब मैं यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, मैं शॉर्ट स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूँ। सिर्फ इतना हिस्सा ड्रॉ करूंगा, देखो सिर्फ इतना हिस्सा बनाऊंगा और आपको बताऊंगा ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग कैसे आई। देखिए जरा ध्यान से। जैसे ये हमारा ग्लूकोज का एक कॉर्नर है जहाँ पे H और OH जुड़ा हुआ है। मान लीजिए एक और ग्लूकोज का ये कॉर्नर है और यहाँ पर भी H और OH है, ठीक है। तो जब ये जुड़ते हैं आपस में, ये इसके साथ जुड़ के जब बॉन्ड बनाएगा तो ये आपस में ज्वाइन होके वाटर रिलीज कर देते हैं। तो जब ये वाटर रिलीज हो गया तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपस में कैसे जुड़ गए, विद ऑक्सीजन लिंकेज, यानी इस तरह से जुड़ गए। ये इस तरह से जुड़ गए एक दूसरे के साथ ऐसे। लो अब आपको समझ में आया ये वाला बॉन्ड कैसे बना होगा, कि दो ग्लूकोज या एक ग्लूकोज या फ्रक्टोज, उनके OH बॉन्ड आपस में कंबाइन होते हैं बाय द लॉस ऑफ वाटर। तो जब कंबाइन होते हैं तो ऑक्सीजन लिंकेज आ गई। इस ऑक्सीजन लिंकेज को हमने नाम दे दिया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अब ये ड्रॉ करने के लिए मैंने ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बताई है। बाकी जब आपसे पूछें तो आप ऐसा ड्रॉ कीजिए, नहीं तो सिंपल लिख दीजिए कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है। मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर जॉइंड बाय ईच अदर by oxygen linkage, that is called known by the name of glycosidic linkage। तो ये तो मैंने आपको समझाया।
अब लिखना कैसे है, तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सिंपल बताइए, मोनोसैकराइड्स आर joined together, monosaccharides are joined to each other by oxygen linkage या oxygen bond linkage called ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपसे कोई पेपर में पूछ ले व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो आप बताइए कि कोई भी मोनोसेक्राइड, चाहे ग्लूकोज ग्लूकोज हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज कोई और हो जाए, है ना। तो जब मोनोसेक्राइड्स आपस में बॉन्ड बना के जुड़ते हैं तो वो एक ऑक्सीजन लिंकेज बनाते हैं, जैसे मैंने बताया कैसे बनाएंगे। तो जो ये ऑक्सीजन लिंकेज बनाएंगे, इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट आर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? व्हेन मोनोसैकराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ईच अदर दे मेक ऑक्सीजन लिंकेज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हो गया एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का नाम है इनवर्ट शुगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ट शुगर। ठीक है, अब आप इसको समझना जरा, क्या होता है इनवर्ट शुगर, ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, जो हमारा सुक्रोज होता है, ध्यान से समझना मैं बेटा क्या कह रहा हूँ। जो हमारा सुक्रोज होता है ये होता है हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को स्मॉल डी से या प्लस साइन से दिखाते हैं। जब हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब इसे हम ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज, तो हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर। अब जो हमारा ग्लूकोज होता है ये होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो हमारा फ्रक्टोज होता है ये होता है लिवोरोटेटरी। तो आपको याद होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करे, और लिवोरोटेटरी होता है जो लेफ्ट में करे। अब जो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन होती है हमारी ग्लूकोज की, ये होती है +52.5, और फ्रक्टोज की होती है -92.4। अब देखो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन 52 है, इसकी 92 है, तो जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो 52 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो जो ज्यादा है उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। यानी ये 52 है प्लस का इफेक्ट ये -92 तक है, तो ये 52 तक तो न्यूट्रल कर देगा, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ बच जाएगा। यानी जो इसका मिक्सचर होगा ये ओवरऑल लिवोरोटेटरी होगा। बस इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं इनवर्ट शुगर। मतलब सुक्रोज जो है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, बट जब हम इसको तोड़ देते हैं तो जो हमें मिक्सचर मिलता है वो लेफ्ट में रोटेट करता है। तो यानी रोटेशन उल्टी हो गई, जैसा सोचा था उसका उल्टा, तो उल्टा होने को इन्वर्ट कहते हैं। तो इसलिए इस मिक्सचर का नाम पड़ गया इन्वर्ट शुगर। तो अब अगर आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज इन्वर्ट शुगर या व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, इस तरह से पूछ लें, तो आप बताइए कि सुक्रोज डेक्सोरोटेटरी होता है, जब हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर बनता है, और वो मिक्सचर लिवोरोटेटरी होता है। दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ इनवर्ट शुगर। ठीक है, और आपकी जो रोटेशन है वो उल्टी हो गई, सो दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ इनवर्ट शुगर। ओके जी। देखो बेटा एक बार मैं दोबारा बताता हूँ फिर हम आगे चलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको सिखाया व्हाट इज इनवर्ट शुगर या म्यूटा रोटेशन। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है, तो मोस्टली क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आप सिंपल सा लिखिए, सुक्रोज इज डेक्सोरोटेटरी, on hydrolysis it forms mixture of glucose and fructose, and this mixture has optical rotation levorotatory. So this is मतलब ये राइट था ये लेफ्ट हो गया, सो दिस इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। मतलब डेक्स्ट्रो से लिवो हो गया, आपने डेक्स्ट्रो से शुरुआत की, प्रोडक्ट आपका लिवो पे खत्म हो गया, सो दिस इज कॉल्ड योर इनवर्ट शुगर। एक बार फिर से सुन लीजिए, सुक्रोज इज डेक्सोरोटेटरी, on hydrolysis give glucose and fructose and the mixture is livorotatory. This is called inversion of sugar और invert sugar या फिर म्यूटा रोटेशन, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा मैंने जैसे बोला है वहां से। अब हम चलते हैं आगे।
तो ये भी मैंने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाया। देखो जैसे मैंने बताया आपको कि ग्लूकोज फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज ग्लूकोज हो, यानी कोई भी मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे जब वो चेन बना के तो ऑक्सीजन लिंकेज बनाएंगे, उसे हम कह देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये लैक्टोज में दो चीज़ों से बनता है, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, बट अरेंजमेंट में फर्क होता है। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का अगर आप फार्मूला मैच करो तो सेम ही होता है, बस जैसे ओ एच की पोजीशन ऊपर नीचे हो जाती है एक दो जगह पे, तो उसके कारण इसका नाम पड़ गया ग्लैक्टोज। तो ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है। इसी तरह से आपका ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। तो ये आपस में जब जुड़ते हैं तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन लिंकेज बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। इस साल पॉलीसेक्राइड सिलेबस में नहीं है डिटेल में, तो एक बार मोटा सा हम पढ़ लेते हैं है क्या, बाकी आपका टाइम मिले तो बुक से भी आप पढ़िएगा। देखिए पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं। पॉलीसेक्राइड होते हैं जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ के लंबी चेन बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड्स स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अब जैसे मैंने बताया कि पॉलीसेक्राइड्स में मोनोसेक्राइड जुड़ जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं, यानी बहुत सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। तो देखो पॉलीसेक्राइड्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स जॉइंड टुगेदर बाय ऑक्सीजन लिंकेज कॉल्ड glycosidic linkage. These are the most commonly encountered carbohydrate in nature. They mainly act as a food storage or structural materials. देखो जैसे स्टार्च, तो प्लांट जो है स्टोर कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सेलुलोज भी प्लांट में ही मिलता है, जैसे सेल वॉल वगैरह जो है ये सेलुलोज की है। फिर आ जाइए आपका ग्लाइकोजन, तो एनिमल स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब जो हमारा स्टार्च है ये दो तरीके का होता है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। जो हमारा अमाइलोज होता है ये वाटर सॉल्युबल स्टार्च होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो इस साल आपके सिलेबस में पॉलीसेक्राइड्स नहीं है, ये मैंने मोटा मोटा सा आपको बता दिया कि पॉलीसेक्राइड्स होते क्या हैं। तो पॉलीसेक्राइड आपको पता चल गया जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड जुड़ के लॉन्ग चेन बनाए, एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन वही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम चलते हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉल्ड प्रोटीन्स। तो जो हमारे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के बाद ये हमने दूसरे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, सो दे आर इंपॉर्टेंट। सो देखिए प्रोटीन्स क्या होते हैं। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स भी आपकी एक लॉन्ग चेन पॉलीमर हो गई। तो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है प्रोटीन की, वो होती है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो देखो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड। इसी तरह से जो प्रोटीन है ये एक तरह का पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब छोटे छोटे यूनिट को जुड़ के बना है। तो जो इसका छोटा यूनिट है उसे हम कहते हैं एमिनो एसिड या अल्फा एमिनो एसिड। तो आप अल्फा बीटा के चक्कर में ना पड़े, आप नॉर्मली याद रखें अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अब देखो अमाइन मतलब NH2 ग्रुप होगा, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अमाइनो एसिड की क्या पहचान है कि जो कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड में से एक अमाइन ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ही होगा, तभी हम उसे अमीनो एसिड बोलते हैं। अब आप देखिए जरा, मैं पढ़ रहा हूँ, प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल्क, cheese, pulses, peanut, fish, meat, etc. They occur in every part of body and form the fundamental basis of structure and function of the life. They are also required for growth and maintenance. ये मेन फंक्शन है कि जो हमारी प्रोटीन का है, मेन काम क्या है, हमारी बॉडी में ग्रोथ है, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। मेंटेनेंस मतलब रिपेयर वगैरह, इस तरह से टिश्यू डैमेज हो जाए तो नए टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं। द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम Greek word proteos, which means primary or of prime importance. All proteins are the polymers of alpha amino acid और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको अगर कोई मोटा मोटा पूछे कि प्रोटीन्स है क्या बेसिकली, तो प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ जाएं तो एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, इस लॉन्ग चेन को हम नाम देंगे प्रोटीन। प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसके हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए चाहिए। तो बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं ये।
तो प्रोटीन का मोनोमर कौन सा है? मोनोमर मतलब सबसे छोटा यूनिट। तो अभी हमने पढ़ा एमिनो एसिड, तो इसको हम वैसे बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा के चक्कर में हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं चाहिए। हमें मेनली पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन है वो है क्या, बेसिकली एमिनो एसिड की रेपिटेशन। बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ जाएं तो लॉन्ग चेन बनाएंगे, उस लॉन्ग चेन को हम नाम दे देंगे प्रोटीन्स। तो ये आपको मोटा मोटा पता चल गया। तो जब आप इस पे नोट्स बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे नोट्स में? सबसे पहले प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, यानी इसका मोनोमर अमीनो एसिड हो गया। फिर लिखिए प्रोटीन की इंपॉर्टेंस, दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। बस बायोमोलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस को सपोर्ट करता है। जैसे बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, नॉर्मल फंक्शन के लिए भी, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए भी हमारी बॉडी में प्रोटीन चाहिए होता है। सो हमें ये याद हो गया प्रोटीन का फॉर्मूला। तो मैं इसको एक बार और सिंप्लीफाई लिख देता हूँ कि हम अमीनो एसिड को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। आप एक बॉन्ड H से बना दो, एक R मतलब कार्बन चेन, एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो और एक जगह अमाइन ग्रुप लगा दो। तो इसका नाम ही है अमीनो एसिड, यानी आपका अमाइन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो उसका कॉम्बिनेशन में उसे हम कहते हैं अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएं आपस में तो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उस लॉन्ग चेन को हम नाम दे देते हैं प्रोटीन्स। सिंपल तरीके से। अब आ जाइए, अब जो प्रोटीन है ये दो तरह के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई एसेंशियल की एग्जांपल दो। तो टोटल 20 प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। उसमें से जहां जहां मैंने स्टार लगाए हुए हैं वो एसेंशियल हैं। एसेंशियल का मतलब जिन्हें हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, वो हमें हमारी फूड से मिलेंगे बाहर से। और नॉन एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी बना लेती है, उसको फूड से नहीं चाहिए। तो देखो जो चीज़ हमें इजीली मिल जाए वो एसेंशियल नहीं है, जो चाहिए नहीं मिल रही हमें इजीली, हमारे हमारे फूड से चाहिए, उसे हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो देखिए सबसे पहले एसेंशियल में कौन कौन से आते हैं, नाम एक बार मैं पढ़ देता हूँ, थोड़े नाम मुश्किल हैं। तो आप दो दो तीन तीन एग्जाम्पल याद कर लो, दो एसेंशियल कर लो, दो नॉन एसेंशियल कर लो। एज सच आपसे नहीं पूछेंगे कि सारे बताओ, कभी नहीं। ठीक है, सो देयर आर 20। जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन एंड ल्यूसीन। तो पहले चार याद कर लोगे तो दो नॉन एसेंशियल हैं, दो एसेंशियल आ जाएंगे। यानी जहां जहां स्टार लगा है वो एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिसे हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, फूड से चाहिए। जो हमारी बॉडी खुद बना लेगी वो हमें नॉन एसेंशियल में कहते हैं। सो ग्लाइसिन हमारी बॉडी खुद बना लेती है, एलानिन खुद बना लेती है, वैलिन नहीं बनाती, ल्यूसीन नहीं बनाती। एक बार मैं सारे नाम पढ़ देता हूँ, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन एंड एस्पर्टेंजाइन, थ्रियोनाइन, सिराइन, सिस्टीन, मिथियोनिन, फिनाइलमाइन एंड टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन एंड प्रोलीन। तो आपको सारा याद बेटा नहीं करना, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया तो यही आएगा, गिव द एग्जांपल ऑफ एसेंशियल नॉन एसेंशियल। तो पहले चार कर लो, तो इसमें दो एसेंशियल आ गए और दो नॉन एसेंशियल आ गए। तो अब यहाँ पे मेन डेफिनेशन बनती है कि what do you mean by essential amino acid and what do you mean by non-essential amino acid. Essential amino acids are those which our body cannot prepare, we need it from our diet. एंड नॉन एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, उसको डाइट से ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। सो बस पहले चार याद कर लो, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, पहले चार याद कर लो। उसमें पहले दो नॉन एसेंशियल और ये वाले दो हमारे एसेंशियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा आपको पता चल गया। अब देखो एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज, अब जो मैं बता रहा हूँ सुनना ध्यान से, जो हमारे एमिनो एसिड होते हैं हम इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। अब देखो हम एसिडिक कब बोलेंगे, जब आपके एमिनो एसिड में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एमिनो एसिड में NH2 होना चाहिए, COOH होना चाहिए। अगर आपका एमिनो अमाइन ग्रुप और एसिड एक एक है तो ये न्यूट्रल हो गया। अब मान लो आपका अमाइन ग्रुप दो हो गए तो अमाइन बेसिक होता है, तो ये बेसिक एमिनो एसिड हो गया। अब मान लो आपके कार्बोक्सिलिक दो हो गए ग्रुप, है ना, अमाइन ग्रुप एक है, कार्बोक्सिलिक दो हो गए, तो एसिड बढ़ गया तो ये एसिडिक एमिनो एसिड बन गया। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एमिनो एसिड है ये इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल।
डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ग्रुप। अगर अमाइन ग्रुप ज्यादा है, जैसे NH2 मान लो 2 बार है, COH 1 बार है, तो वो हो गया आपका बेसिक। एसिडिक ग्रुप ज्यादा है और अमाइन ग्रुप कम है तो एसिडिक। इसी तरह से ये वाला बताओ जरा, ये कौन सा है, ये एसिडिक है या बेसिक है, जरा देख के बताओ। जो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक अमाइन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आता है अमीनो एसिड, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? बताइए किस में आएगा? सर न्यूट्रल। न्यूट्रल आएगा, क्योंकि एक अमाइन ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, तो बेस और एक एसिड, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल। तो बस ये सिंपल सी टर्म थी विच वी नीड टू लर्न। अब यहाँ पे एक चीज और आती है जो मैंने आपको बताया, द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, मतलब वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। The amino acids which can be synthesized in our body are known as non-essential amino acid. On the other hand, those which cannot be synthesized in body and must be obtained through diet are known as essential amino acid. तो मैंने दोनों को अंडरलाइन नहीं किया, मैंने एक को अंडरलाइन किया, दूसरी डेफिनेशन इसके ऑपोजिट हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं भाई, एसेंशियल की एग्जाम्पल दो और नॉन एसेंशियल की दो। तो मैंने बताया आपको, पहले 4 याद कर लीजिए यहाँ से, तो ये आपका काम बन जाएगा। जैसे ग्लाइसिन, एलानिन नॉन एसेंशियल, एंड एसेंशियल में वैलिन, ल्यूसिन। तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं, बहुत इजीली याद हो जाएगा, 4 याद कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं आगे और हम इसमें अब देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे आपको बताना है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है हमारा एमिनो एसिड में। उससे पहले एक चीज़ और बताएंगे जिसे हम नाम देते हैं ज्विटरायन। सो देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, टॉपिक का नाम है हमारा ज्विटर आयन, ठीक है। अब देखो, अभी आपको मैंने बताया कि जो हमारा अमीनो एसिड होता है COOH, और ये हम ले लेते हैं NH2, एक जगह H ग्रुप और एक जगह R ग्रुप ले लेते हैं। अगर हम इसे पानी में डाल दें, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो एसिड का काम है H+ बनाना। ये एसिड H+ बनाएगा, ये H+ बनाएगा, तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये जो H+ है ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी आपको मिलेगा NH3+CH और COO नेगेटिव। तो आपके अमीनो एसिड में डाइपोल क्रिएट हो गया, पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। बस इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं ज्विटरायन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय ज्विटरायन, तो आप बताइए कि जब हम अमीनो एसिड का एक्वस फॉर्म देखते हैं, तो जो उसका एसिडिक ग्रुप है H+ लॉस कर देता है और बेसिक ग्रुप जो है वो H+ गेन कर लेता है। इस तरह से क्या होता है, उसमें 2 चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डाइपोलर आयन बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड ज्विटरायन। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी जाएगी, एक्वस, लिख लो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, एक्वस फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन, है ना। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एक्वस फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन कॉल्ड ज्विटर आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ज्विटर आयन, तो जैसा मैंने आपको बताया इसको लिखिए कि जब हम अमीनो एसिड को वाटर में डालते हैं, तो जो इसका एसिडिक ग्रुप है वो H+ रिलीज करेगा। जैसे ही H+ रिलीज करेगा तो ये नेगेटिव बच जाएगा, तो ये प्लस जो है इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसा होने से अमीनो एसिड के एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, दूसरे साइड पे नेगेटिव चार्ज। इसे हम कहते हैं ज्विटरायन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ज्विटरायन। एक्वस फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर, डाइपोलर मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स बन गए दो, आयन कॉल्ड ज्विटरायन। तो ये लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आता है यहाँ पे हमारे पास टॉपिक जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड बोल दीजिए या पेप्टाइड लिंकेज बोल दीजिए, एक ही बात है। तो इसको मैं समझाता हूँ, देखो जैसे मैं कार्बन लेता हूँ COOH, फिर NH, इस तरह से ओपन करके लिख देता हूँ। ये क्या है बेटा, बताओ, ये मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, एमिनो एसिड। क्या रिप्रेजेंट किया, एमिनो एसिड। एक और एमिनो एसिड रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो जब 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, जब ये आपस में जुड़ेंगे
तो जुड़ते हुए ये क्या लॉस कर देंगे, देखो आपके सामने है, क्या लॉस कर देंगे, वाटर। वाटर लॉस करने के बाद ये देखो क्या बनाएंगे, जो ये ऊपर बॉन्ड बना है यही बनाएंगे ना, देखो ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, HOH गया, तो जुड़ लॉस होने के बाद ये बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड ये इस तरह से बनाएंगे, CONH, ये और ये आ गया, बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा, बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखो, जब ये एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ रहा है, तो जुड़ने के टाइम पे एक बॉन्ड बन रहा है, उसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये वाला बॉन्ड, ये मैंने यहीं पे दिखा दिया, इसको थोड़ा दूर दिखाता हूँ, ये यहाँ से हटाते हैं, ये यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे RH और ये हो गया NH2। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये जुड़ने के बाद ये और ये आपस में जुड़ गए, तो ये जुड़ गए आपस में, तो ये बॉन्ड बना, इसे हम अमाइड ग्रुप कहते हैं, CONH2 इज योर अमाइड ग्रुप, और इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम देते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आ गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो आपको पता चल गया दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो वो आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। इसी तरह दो एमिनो एसिड आपस में जुड़े तो पेप्टाइड, तो ये सिंगल पेप्टाइड है, मोनोपेप्टाइड। मान लो चेन बन गई, मान लो आपके पास 100 अमीनो एसिड है, वो जुड़ गए, तो 100 जुड़ गए तो पेप्टाइड 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 पेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड हो जाएंगे, उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। समझ में आया। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लें व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो क्या लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, बोलो, बोलो कोई भी। आंचल, व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, एमिनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय CO and NH बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चलो इतना आप नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, so amino acids are joined together by a linkage called peptide bond. So very very important, amino acids are joined together by CONH bond